हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था हाइपरलिपिडीमिया है क्या। प्रीवियस लेक्चर में वो हम समझ चुके हैं कितने टाइप्स के होते हैं और हाइपरलिपिडीमिया होने से क्या क्या डिजीज हो सकता है और उसे डायग्नोज कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट कैसे करते हैं। मतलब आज के लेक्चर में हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं और ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग यहाँ पे इसे क्लासिफाई किया गया है कुछ कैटेगरीज में, जैसे एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, इसे स्टैटिन्स भी कहते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इसे रेजिन्स भी कहते हैं, बाइल एसिड रेजिन्स। लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, यहाँ पे आपको एक ड्रग पढ़ना है निकोटेनिक एसिड। मिसलेनियस ड्रग में रखा गया है गोगोलिपिड। स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर या फिर इसे NCP1L1 इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ड्रग के एग्जाम्पल्स MTP इनहिबिटर, लोमिटिपाइड, PCSK9 इनहिबिटर, एलिरोक्यूमैब और इवोलोक्यूमैब, ये दोनों ड्रग PCSK9 इनहिबिटर है। CETP इनहिबिटर और लास्ट है ACAT1 इनहिबिटर। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस है। अब इन क्लासिफिकेशंस को हम वन बाय वन समझते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हम एक डायग्राम समझेंगे, देन फिर हम उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। अब इस स्लाइड में आप ये डायग्राम समझिए। इंटेस्टाइन, हम जो भी खाना खाए, डाइट लिए, वो इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन में जाने के बाद डाइट में प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीजें, फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, फैट्स क्या हुए, डाइजेस्ट हुए, एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, NPC1L1 प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, वो कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन के लिए कौन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, NPC1L1 प्रोटीन। ये एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे प्रोटीन रैप होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है काइलोमाइक्रॉन्स में। काइलोमाइक्रॉन्स एक लिपोप्रोटीन है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं, बट यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ये एक लिपोप्रोटीन है जिसमें फैट प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और साथ ही साथ एपोलाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर। मतलब 99% ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही कम कोलेस्ट्रॉल। तो ट्राइग्लिसराइड जैसे ही ये काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स के कैपिलरी जो वॉल है उसमें प्रेजेंट होता है एक लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देता है फ्री फैटी एसिड में। फ्री फैटी एसिड यूटिलाइज कर लिया जाता है एडिपोज टिश्यू और मसल्स के द्वारा, और वो मसल्स और एडिपोज टिश्यू फिर क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, इनको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी के लिए फ्री फैटी एसिड को यूटिलाइज कर लेता है। अब काइलोमाइक्रॉन्स रिमेनेंट बच गया, जिसमें क्या प्रेजेंट है, काइलोमाइक्रॉन्स रिमेनेंट में ट्राइग्लिसराइड्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, कुछ अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट है और ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है। देन फिर ये चला जाता है वापस से लीवर में चला जाता है रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, LDL रिसेप्टर्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स, जो कि लीवर के सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेपेटोसाइट्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये। और ये तो हो गया एक्सोजीनियस फैट, जो कि डाइट से मिला है, हमें बाहर से मिला है। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स उसको कैरी करके लीवर तक ले गया। काइलोमाइक्रॉन्स का क्या काम है, वैसे फैट को कैरी करना जो एक्सोजीनियस है, जो बाहर से मिला है हमें। लीवर में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, ये इंडोजीनियस फैट लीवर हमारा ऑलरेडी बना रहा होता है। किस तरीके से बनाता है ये, HMG कोएंजाइम A को कन्वर्ट करता है मेवोलोनेट में। यहाँ पे कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, क्या है, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या किया, HMG कोएंजाइम A को मेवोलोनेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर मेवोलोनेट कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, और यहाँ पे इनके कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेवोलोनेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, अब हम ड्रग में देखे थे क्लासिफिकेशन में, पहला क्या था हमारा, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर। मतलब वो ड्रग क्या कर रहा है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो HMG कोएंजाइम में मेवोलोनेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। मेवोलोनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगा। मतलब
इस स्टेप को हम क्या किए, ड्रग देकर ब्लॉक कर दिए। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, ये वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, तो जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है लीवर में वो अब स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो पहला ड्रग हम समझ चुके हैं, उसका काम क्या है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है वो पैकेजिंग हुई। तो पैकेजिंग के लिए यहाँ पे जो इनकी पैकेजिंग है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, MTP, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन, MTP। ठीक है, यहाँ पे MTP रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन। किसके पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, MTP। इस वजह से हम MTP इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक करने के लिए MTP को अगर हम ब्लॉक कर दिए तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की पैकेजिंग बंद। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे पैकेजिंग होने के बाद ये फॉर्म होता है VLDL में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में अगर यहाँ पे पैकेजिंग नहीं होगी तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम इसको भी इनहिबिट करते हैं ड्रग देकर, MTP इनहिबिटर्स। ये भी समझ गए आप। अब VLDL फॉर एग्जांपल बन चुका है। ठीक है, लीवर से वो सिक्रीट हुआ है और सिक्रीट होने के बाद कहाँ गया, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ पे भी हम जानते हैं VLDL में भी ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद सेम प्रोसेस, ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो गया फ्री फैटी एसिड में। कन्वर्जन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। इस वजह से हम लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम एक्टिवेटर देते हैं ताकि ये एंजाइम और एक्टिवेट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को कर पाए, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर पाए। इस वजह से हम इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। फिर ये यूज कर लिया गया एडिपोज टिश्यू और मसल्स के द्वारा। ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो चुके फ्री फैटी एसिड में। अब ये VLDL क्या बन चुका है, LDL। LDL में कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज्यादा प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ही कम। ये IDL जो है ये फर्दर जो बचे हुए ट्राइग्लिसराइड्स है उसको रिमूव करता है, ग्रेजुअली रिमूव होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है LDL में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। ये LDL कुछ चले जाते हैं लीवर में वापस से और कुछ क्या होता है पेरिफेरल टिश्यू में चले जाते हैं। अगर पेरिफेरल टिश्यू में गया वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग गया, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, ब्लॉक होने के बाद क्या हो सकता है, हार्ट अटैक। ब्रेन में चला गया, कोई ऐसे नर्व को ब्लॉक कर दिया जहां से ब्लड सप्लाई हो रहा था ब्रेन तक, तो क्या कॉज हो सकता है, स्ट्रोक। ये कुछ डिजीज क्रिएट हो सकता है। LDL क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल। कहाँ से मिला है, VLDL से। तो कहीं ना कहीं अगर हम VLDL के फॉर्मेशन को ही कम कर दे, सिक्रीशन को कम कर दे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली IDL बनना कम हो जाएगा और अल्टीमेटली VLDL बनना कम हो जाएगा। तो हम तो पहले HMG कोएंजाइम रिडक्टेज देंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो सिंथेसिस स्टॉप, या फिर हम ड्रग दे सकते हैं पैकेजिंग को इनहिबिट करने के लिए, MTP इनहिबिटर्स। 2 ड्रग आप समझ चुके हो। थर्ड हम देते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ताकि क्या हो, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा से ज्यादा फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये समझिए आप। थर्ड हाँ, और एक क्या था, NPC1L1 इनहिबिटर। इस एंजाइम को भी हमें इनहिबिट करना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना है। जो कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा था उसके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, MPC1L1, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रोटीन को ही हमें इनहिबिट कर देना है। ठीक है, इस प्रोटीन को हम इनहिबिट कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्या क्या समझ गए आप, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर का काम समझ गए, लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर का काम समझ गए, लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर एक्टिविटी को बढ़ा देना। ठीक है, और क्या समझ गए, थर्ड हम समझ गए हैं हाँ, स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जिसे और क्या कहते हैं, MPC1L1 इनहिबिटर। ये भी समझ गए, इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल उसे स्टॉप करना।
और क्या समझे हम, MTP इनहिबिटर, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन इनहिबिटर। माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन इनहिबिटर क्यों देते हैं, ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड की पैकेजिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। तो ये हम समझ चुके हैं। अब बचे हुए और जो ड्रग्स है उसे भी 1 बाय 1 समझते हैं। पहले हम यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं। अब आप इस स्लाइड में देखिए, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, एग्जाम्पल क्या क्या है, पिटावास्टैटिन, फुलवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोजोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन। ये कुछ ड्रग्स है जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स है। मोस्ट पोटेंट LDL लोवरिंग ड्रग है ये, बहुत ही अच्छा ड्रग माना गया है, पोटेंट है ये, LDL को कम करता है ब्लड में, ऑल्सो डिक्रीज लेवल ऑफ VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी डिक्रीज करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ HDL के लेवल को बढ़ाता है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है और इसके लेवल को ये बढ़ाता है। इंक्रीज LDL रिसेप्टर एक्सप्रेशन ऑन लीवर सेल, लीवर सेल में जो LDL रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसके एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, एक्सप्रेशंस को बढ़ा देता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2A एंड टाइप 2B डिसऑर्डर। टाइप 2A टाइप 2B डिसऑर्डर, टाइप 2A टाइप 2B क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आया है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। टाइप 2A और टाइप 2B डिसऑर्डर के लिए ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं इजिली, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट है, ये जो स्टैटिन्स है इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है, जैसे मायोपैथी, मतलब मसल्स को वीक कर देना, हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसलिए हम ऑलवेज अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन्स में। सबसे ज्यादा अगर हम देखें मोस्ट पोटेंट ड्रग तो वो क्या कौन सा है, रोजोवास्टैटिन और एटोरवास्टैटिन। ये 19 घंटे तक चलता है, हाफ लाइफ क्या है 19 आवर्स, और एटोरवास्टैटिन हाफ लाइफ है 14 आवर्स तक। पिटावास्टैटिन भी हाफ लाइफ है 12 आवर्स तक। तो जितने भी स्टैटिन है, एक चीज ये कहा गया है कि जो मतलब HMG कोएंजाइम में इसकी एक्टिविटी रात में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये रात में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और HMG कोएंजाइम को कन्वर्ट करते हैं मेवलोनेट में। तो अगर हम स्टैटिन्स को रात में दें तो ये अपना फंक्शन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो इस वजह से ये माना गया है कि स्टैटिन्स जो ड्रग है वो रात में बेड टाइम पे दिया जाता है, सोने से पहले, ठीक है, ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए नाइट के टाइम पे। लेकिन ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसके साथ, रोजवास्टैटिन और एटोरवास्टैटिन के साथ, क्योंकि ये बहुत ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी लंबे समय तक है, 19 घंटा और 14 आवर्स तक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन ड्रग्स को रात में ही लो, पहले भी ले सकते हो आप। सेकेंड ड्रग है हमारा बाइल एसिड सिक्वेस्टरेंट या फिर बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, ठीक है, बाबर। ये क्या करता है, ब्लॉक बाइल एसिड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये क्या करता है, बाइल एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। अब बाइल एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को कैसे ब्लॉक करता है, यहाँ पे हम समझते हैं। बाइल एसिड बना कहाँ पे, लीवर में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हुआ है, फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल बनाता है बाइल एसिड को। ये बाइल एसिड लीवर से सिक्रीट होकर कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो भी फैट वगैरह प्रेजेंट है ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और फिर फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ये अपना काम करने के बाद वापस से लीवर में एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब। तो हमें यहाँ पे ड्रग देना है, क्या देना है, ड्रग देना है जो क्या करे, बाइल एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दे। क्यों ब्लॉक कर दे, जब हम ड्रग देते हैं ये जो रेजिन्स है ये क्या करता है, ड्रग प्लस बाइल एसिड कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, ड्रग प्लस बाइल एसिड कॉम्प्लेक्स, ड्रग प्लस बाइल एसिड कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसके कारण क्या होता है कि बाइल एसिड वापस से लीवर में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया, ब्लॉक हो चुका है। अब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक है तो कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है बाइल एसिड और लीवर में वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो लीवर क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड को सिंथेसाइज करता रहेगा। जब कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा लीवर में तो वो लीवर को तो बाइल बनाना है, क्या करेगा ये, ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है ये उस कोलेस्ट्रॉल को
अपटेक करेगा, क्योंकि उसे बाइल एसिड बनाना है, तो वो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल एस्टर को लेना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करना ब्लड से। तो यहाँ पे बाइल एसिड रीअब्जॉर्प्शन को रोक दो, ब्लॉक कर दो, जिससे क्या होगा, लीवर कंटिन्यूअस कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनाता रहेगा। जब लीवर के पास कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा तो वो ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को लेगा, क्योंकि उसे तो बनाना है भाई, ठीक है, वो नहीं रुकने वाला, वो बाइल एसिड बनाएगा। वो कहाँ से लिया, ब्लड वेसल से लिया, ब्लड वेसल्स में अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ब्लॉक बाइल एसिड रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज बाइल एसिड सिंथेसिस, बाइल एसिड सिंथेसिस को बढ़ा दिया। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में एलडीएल प्रेजेंट है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है ये वापस से लीवर में जाने लग गया, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया लेवल। तो ओनली यूज फॉर टाइप 2A डिसऑर्डर, ठीक है, ये सिर्फ हम यूज करते हैं टाइप 2A डिसऑर्डर के लिए, वेयर ट्राइग्लिसराइड लेवल इज नॉर्मल। ठीक है, टाइप 2A डिसऑर्डर में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा है, तो हम वैसे डिजीज में यूज करते हैं जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल नॉर्मल हो। मतलब बाइल एसिड सिक्वेस्टरेंट हम कभी भी हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया वाले पेशेंट को नहीं देते हैं। ऐसा क्यों, समझते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया पेशेंट, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ड्रग है बाइल एसिड सिक्वेस्टरेंट, ये क्या करता है, VLDL सिक्रीशन को बढ़ा देता है। कैसे, समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल चाहिए बाइल एसिड बनने के लिए, जब लीवर में कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो वो कहाँ से लिया, LDL से कोलेस्ट्रॉल को ले लिया। अल्टीमेटली LDL कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड में LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। बट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड के साथ पैकेजिंग हुई और VLDL सिक्रीट हुआ ब्लड से, लीवर से। तो ये जो ड्रग है ये इसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है, VLDL के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और हम जानते हैं VLDL में क्या प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा प्रेजेंट है। तो वैसे पेशेंट जिसको प्रॉब्लम है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, उसके ब्लड में ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, और अगर हम ये ड्रग दे देंगे तो उसके मतलब लीवर से और ज़्यादा ये VLDL सिक्रीट होगा और ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वैसे पेशेंट में जिनके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, बाइल एसिड सिक्वेस्टरेंट के कुछ एग्जाम्पल्स है, कोलेस्टाइरामिन, कोलेस्टिपोल और कोल्सीवेलम। ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है, मोस्ट पोटेंट ड्रग। एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें तो GIT डिस्टर्बेंस, लूज मोशन, डायरिया, ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है इसके। इस स्लाइड में हम समझते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, जिसे और क्या कहते हैं, फाइब्रेट्स, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज करता है। मतलब हम वैसे पेशेंट में दे सकते हैं जिनके ब्लड में VLDL लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज है लेस देन 150 mg/dl, अगर इससे ज़्यादा हो तो हम ये ड्रग देते हैं उन पेशेंट को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर समझे तो ये जो फाइब्रेट्स है ये बेसिकली DNA पे जाके काम करता है। टारगेट साइट क्या है, DNA पे जाके ये काम करता है। किस तरीके से काम करता है, तो ये क्या करता है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। किसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा, PPAR अल्फा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। PPAR अल्फा प्रेजेंट है लीवर के सेल में, ठीक है, लीवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स है, हेपेटोसाइट्स में ये प्रेजेंट है रिसेप्टर। जब ड्रग दिए तो वो बाइंड हुआ इस रिसेप्टर के साथ PPAR अल्फा और इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। ये क्या करता है, ड्रग के साइड बाइंड होने के बाद
डीएनए के साथ जाकर बाइंड हो जाता है। डीएनए के साथ ये PPAR अल्फा प्लस जो फाइब्रेट्स है ये इसके साथ डीएनए के साथ बाइंड हो गया। डीएनए के साथ बाइंड होने के बाद क्या करता है, ये जो एपोप्रोटीन C3 है, ये इसका काम क्या है, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस और साथ ही साथ इनहिबिट बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है और ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। जब हम फाइब्रेट्स दिए तो ये इसके साथ बाइंड होके अब क्या करेगा, एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो इसको ब्लॉक कर दे, ApoC3 प्रोटीन को ब्लॉक कर दे, जिससे क्या हो, जो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाए और बीटा ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाए। बीटा ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाएगा तो जो फ्री फैटी एसिड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा, ATP में। ठीक है, और जो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये जो ड्रग है ये ApoA1 और ApoA2 के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। ये ApoA1 और ApoA2 एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, HDL सिंथेसिस करता है। तो ये जो फाइब्रेट्स है ये इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा HDL सिंथेसाइज हो पाएंगे लीवर के थ्रू। इन शॉर्ट इस स्लाइड में हम समझते हैं, अगर हम फाइब्रेट्स देते हैं, फेनोफाइब्रेट्स एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, PPAR अल्फा की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये PPAR अल्फा अल्फा के साथ जैसे ही ये ड्रग आकर बाइंड होगा तो यहाँ पे इसके साथ आकर क्या बाइंड हो जाएगा, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर इस PPAR अल्फा के साथ आकर बाइंड हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, लीवर के सेल में। ठीक है, लीवर के सेल में हेपेटोसाइट्स में चल रहा है। ये PPAR अल्फा के साथ RXR आकर बाइंड हुआ और क्या बनाया, हेट्रोप्रोटीन। ठीक है, हेट्रोडाइमर, क्योंकि ये दो अलग अलग प्रोटीन है। ये हेट्रोडाइमर बनने के बाद ये डीएनए के साथ आकर बाइंड होगा, डीएनए के उस पोर्शन के साथ, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन के साथ आकर बाइंड होगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनेगा, mRNA। mRNA क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो क्या क्या प्रोटीन बनाएगा, एक ऐसा प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाएगा पहला ApoA1 और ApoA2। ये प्रोटीन क्या करता है, HDL सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये mRNA इस प्रोटीन को बनाएगा जिससे क्या होगा, HDL सिंथेसिस इंक्रीज। सेकंड क्या करेगा, एक ऐसा mRNA बनाएगा जो क्या करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा। बीटा ऑक्सीडेशन जिसमें क्या होता है, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो फ्री फैटी एसिड लेवल डिक्रीज, बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद फ्री फैटी एसिड लेवल डिक्रीज हो गया। थर्ड, एक ऐसा mRNA बनाएगा जिसके बाद एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जो क्या करेगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा, इसके एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा, लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर देगा, तो जिससे क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल डिक्रीज। लिपोलाइसिस क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये कहाँ पे गया, एडिपोज टिश्यू। वहाँ पे जाने के बाद, फॉर एग्जांपल ये एडिपोज टिश्यू है, वहाँ पे जाने के बाद जो फ्री फैटी एसिड है, फ्री फैटी एसिड ये फिर से किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। फ्री फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बनने के प्रोसेस को कहते हैं लिपोजिनेसिस। लिपोजिनेसिस। और जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप फास्टिंग के स्टेट में हो, तो फास्टिंग के स्टेट में ग्लूकोज जब खत्म हो जाए तो क्या होता है, जो फैट प्रेजेंट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, ये ट्राइग्लिसराइड जो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है वो फिर से कन्वर्ट होता है फ्री फैटी एसिड में, और इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस। तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है फ्री फैटी एसिड में और फिर सिक्रीट होता है एडिपोज टिश्यू से, और जहाँ भी एनर्जी की जरूरत होती है उसे प्रोवाइड करता है। तो लिपोलाइसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है फेनोफाइब्रेट्स, जिससे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो गया फ्री फैटी एसिड में, जिस वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड लेवल डिक्रीज।
फाइब्रेट्स कुछ एग्जाम्पल है फाइब्रेट्स के, जैसे क्लोफाइब्रेट्स, ये बैंड हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि ये मैलिग्नेंसी कॉज करते हैं। बेंजोफाइब्रेट्स, जेमीफाइब्रेट्स, फेनोफाइब्रेट्स। फेनोफाइब्रेट्स जो है कि एक प्रो ड्रग है, मतलब बॉडी में जाने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है फेनोफाइब्रेट्स, मोस्ट पोटेंट ड्रग है, 20 घंटे तक ये मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसका हाफ लाइफ क्या है? 20 आवर। डोज देते हैं हम 200 mg ओडी, ओडी का मतलब वंस इन अ डे, क्योंकि एज वी ऑल नो ये 20 घंटे तक काम करता है, तो एक बार लेने से काम चल जाता है, तो हम खाने के साथ इसे लेते हैं वंस इन अ डे 200 mg। ओके। एडवर्स इफेक्ट अगर हम बात करें, फाइब्रेट्स के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है, जैसे कि जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाना, और साथ ही साथ फाइब्रेट्स हम कभी भी वारफरिन के साथ नहीं देते और स्टैटिन्स के साथ नहीं देते, क्योंकि स्टैटिन्स क्या करता है? मायोपैथी। स्टैटिन्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है? मायोपैथी, मसल्स को वीक करना। अगर हम फाइब्रेट्स के साथ देंगे स्टैटिन्स को, तो ये जो मसल्स वीकनेस प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी को और बढ़ा देगा, मतलब और ज़्यादा मायोपैथी कॉज हो सकता है। तो इस वजह से हम स्टैटिन के साथ फाइब्रेट्स नहीं देंगे कभी भी, और साथ ही साथ वारफरिन के साथ भी फाइब्रेट्स नहीं देंगे। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, मतलब ब्लड थिनिंग ड्रग है ये, ठीक है, ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। तो ये ब्लड थिनिंग ड्रग है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ब्लड को थिन रखना। अगर हम फाइब्रेट्स के साथ दे देंगे तो ये इसकी एक्टिविटी को और इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा ब्लड को थिन कर देगा और सीवियर डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम वारफरिन और स्टैटिन के साथ फाइब्रेट्स कभी भी नहीं देते। इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसे और क्या कहते हैं? लिपोलाइसिस इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे हमको ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को रोकना है, मतलब लिपोलाइसिस को रोकना है। निकोटेनिक एसिड देंगे, ये सबसे चीप ड्रग है। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन ऐसा ड्रग है जो सबसे सस्ते में मिल जाता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, तो वो है निकोटेनिक एसिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से काम करता है? ये फ्री फैटी एसिड को, प्लाज्मा में जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, ये इसे रिड्यूस करता है, फ्री फैटी एसिड के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है। ओके। डिक्रीज करता है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को, और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज करता है, साथ ही साथ VLDL लेवल डिक्रीज एंड अल्टीमेटली LDL लेवल डिक्रीज। एडवर्स इफेक्ट है फ्लशिंग, मतलब फेस में आप रेड एंड हॉट अजीब से दिखने लगते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा, अगर आफ्टर एवरी डोज, जब भी आप खाओगे निकोटेनिक एसिड आपको इचिंग होगी, इंटेंस इचिंग। लीवर डिसफंक्शन, अगर लंबे समय तक यूज़ किया तो लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कि जॉन्डिस। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन चिल्ड्रन, बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में हम नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मिसलेनियस ड्रग्स है लास्ट, गोगुलिपिड। गोगुलिपिड क्या है? ये एक इंडियन ड्रग है, इंडिया में सिंथेसिस हुआ है ये ड्रग, इंडियन लखनऊ CDRI ने बनाया है इसे, और ये नेचुरल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट, एक एडवर्स इफेक्ट है लूज मोशन, डायरिया कॉज करता है ये। और इसका काम अगर हम समझे तो गोगुलिपिड का भी काम यही है कि ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर है, मतलब HMG कोएंजाइम 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। क्या क्या समझ गए हम? HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर समझ चुके, लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर समझ चुके, पाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट रेजिन समझ चुके, लिपोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर समझ चुके हम, मिसलेनियस ड्रग गोगुलिपिड समझ चुके, एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर MCP1L1 इनहिबिटर ये भी हम समझ चुके, MTP इनहिबिटर हो चुका। अब समझना है PCSK9 इनहिबिटर, ठीक है। ये एग्जांपल है एलिरोक्यूमैब और इवोलोक्यूमैब, ये दोनों जो है वो LDL के लेवल को डिक्रीज करता है, लोअर LDL। PCSK9 इनहिबिटर क्यों देते हैं वो समझते हैं, साथ ही साथ हम समझेंगे CETP इनहिबिटर क्यों दे रहे हैं और ACAT1 इनहिबिटर क्यों दे रहे हैं। ये 3 रह गया है, ये तीनों को हम अभी समझते हैं। इस स्लाइड में समझते हैं HDL कैसे सिंथेसाइज हुआ और वो किस तरीके से फिर अपने फंक्शन को करता है। तो HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटीन प्रेजेंट ज्यादा है और फैट कम है, फैट कम है, प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट है। प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट है मतलब एपोलाइपोप्रोटीन ज्यादा है। इसमें कौन कौन से एपोलाइपोप्रोटीन प्रेजेंट है? एपोलाइपोप्रोटीन
एपोप्रोटीन A1 और C, ये दोनों HDL में प्रेजेंट है और ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसका काम क्या है? हाँ, ये सिंथेसाइज कहाँ से हुआ? ये लीवर और इंटेस्टाइन से सिंथेसाइज होता है। बाकी के जो अदर लिपोप्रोटीन है, काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ से सिंथेसाइज हुआ? इंटेस्टाइन से। VLDL कहाँ से सिंथेसाइज हुआ? लीवर से। और VLDL से ही बाद में फिर बना आइडियल और देन LDL। और HDL कहाँ से सिंथेसाइज होता है? ये लीवर में भी सिंथेसाइज होता है और इंटेस्टाइन में भी सिंथेसाइज होता है। इसका काम क्या है? ये जहाँ जिस भी आर्टरी में फैट डिपोजिशन है, जिस भी आर्टरी में फैट डिपोजिशन है, फैट डिपोजिशन है मतलब क्या प्रेजेंट है वहां पे? कोलेस्ट्रॉल। उस कोलेस्ट्रॉल को ये अपटेक करता है, वहां से रिमूव करने में हेल्प करता है। LDL क्या करता है? यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उस कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करता है और वापस से लीवर में भेजने का काम करता है। अब हम समझते हैं LDL अपटेक कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई टिश्यू है, पेरिफेरल सेल है, ठीक है। सेल में प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल ABCA1 एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करेगा? इस कोलेस्ट्रॉल को जो पेरिफेरल सेल में प्रेजेंट है ये इफ्लक्स करवाएगा, मतलब सेल के बाहर ले जाने के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। क्या नाम है? ABCA1 प्रोटीन। ये प्रोटीन या अब ये जो है इसको कौन अपटेक किया? नेसेंट HDL। कोलेस्ट्रॉल को जो अब एफ्लक्स हुआ है सेल से, उसको कौन अपटेक किया? नेसेंट HDL। नेसेंट HDL के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्री कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कौन किया? कोलेस्ट्रॉल एस्टर में LCAT एक प्रोटीन है, इसको ये कन्वर्ट कर दिया कोलेस्ट्रॉल एस्टर में। कोलेस्ट्रॉल एस्टर को अपटेक कौन किया? मैच्योर HDL ब्लड में सर्कुलेट हुआ, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और इसके अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है ये कहाँ पे गया? लीवर के रिसेप्टर से जाकर बाइंड हुआ। HDL रिसेप्टर का नाम क्या है? SRB1 रिसेप्टर, स्केवेंजर रिसेप्टर कहते हैं इसको। ये क्या करेगा? जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है इसको स्केवेंज कर लेगा, अपटेक कर लेगा लीवर में अपटेक कर लेगा और वापस अपटेक करने के बाद कोलेस्ट्रॉल एस्टर अपटेक कर लिया लीवर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर को अपटेक कर लिया लीवर, बच गया क्या? नेसेंट HDL को वापस से ब्लड में भेज देगा सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। ये समझ गए आप यहाँ तक? कोलेस्ट्रॉल को इफ्लक्स करवाने के लिए ABCA1 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। इस कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए LCAT रिस्पॉन्सिबल है, लेसिथिन एसिटाइल कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा? नेसेंट HDL को कन्वर्ट कर दिया मैच्योर HDL में, और फिर ये मैच्योर HDL ब्लड में सर्कुलेट होकर जो भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है ये इसको लीवर में वापस से भेज दिया, रिवर्स। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो अपटेक करता है, HDL अपटेक करता है और उसको वापस से रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है लीवर में। तो जो भी डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से HDL अपने फंक्शन को करता है। जब भी HDL VLDL और IDL के कांटेक्ट में आता है ब्लड स्ट्रीम में, तो यहाँ पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है CETP। यहाँ पे एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफरेज प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है? जो ट्राइग्लिसराइड VLDL में प्रेजेंट है ये इसको HDL में भेजता है, और HDL के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है वो उसको ट्राइग्लिसराइड में ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी IDL में जो ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है वो HDL में ट्रांसपोर्ट करता है, और HDL के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट है उसको IDL में ट्रांसफर करता है। जिससे क्या होता है? VLDL और IDL अब क्या, ट्राइग्लिसराइड तो भेज दिया HDL में, अब ये क्या बन गया? LDL वापस से जाएगा LDLR रिसेप्टर के थ्रू, और वहाँ पे जो भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो उसको लीवर में भेज देगा। साथ ही साथ LDL क्या कहीं अगर टिश्यू में चला गया तो टिश्यू में जाने के बाद वो डैमेज करेगा, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक। तो पहला तो या तो HDL डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करे लीवर में कोलेस्ट्रॉल एस्टर को, सेकेंड इनडायरेक्ट तरीके से ये LDL में फॉर्म होने के बाद फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सेकेंड वाला तरीका सही नहीं है,
क्योंकि LDL जरूरी नहीं है लीवर में जला जाए, ये टिश्यू में जाएगा तो डैमेज करेगा। तो पहला वाला सही है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर दो। तो इस वजह से हम यहाँ पे इस इंजाइम को इनहिबिट करते हैं, CETP इंजाइम को इनहिबिट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफरेज प्रोटीन को हम इनहिबिट करते हैं, ताकि जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड एक्सचेंज हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एक्सचेंज हो रहा है, वो स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाएगा तो ये LDL फॉर्मेशन नहीं होगा और टिश्यू में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। समझ गए? लीवर में, लीवर के हिपेटोसाइट्स के सेल में प्रेजेंट है LDL रिसेप्टर, LDL रिसेप्टर। और लीवर में सिंथेसिस होता है एक प्रोटीन PCSK9 प्रोटीन। ये क्या करता है, ये जो LDLR रिसेप्टर है इसको रिड्यूस करता है, मतलब जो इसके एक्टिविटी को कम करता है या फिर इस रिसेप्टर को मेटाबोलाइज करता है, ठीक है, डिग्रेड करता है। इस वजह से हम यहाँ पे PCSK9 इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं, ताकि LDLR रिसेप्टर जो भी सरफेस पे प्रेजेंट है वो डिग्रेड ना हो और अपनी एक्टिविटी को अच्छे से कर पाए। लास्ट है ACAT इनहिबिटर, एसिटाइल कोएंजाइम A एसिटाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। इस एंजाइम को हम क्यों इनहिबिट करते हैं, तो इस एंजाइम का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट करना, ACAT। ये एंजाइम क्या करता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर VLDL फॉर्मेशन करता है एपोलाइपोप्रोटीन से बाइंड होकर रैप होने के बाद। तो हमें VLDL को नहीं बनने देना है, इसके सिंथेसिस को रोकना है। अगर हम फ्री कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट ही ना होने दे तो इसलिए हम यहाँ पे इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A एसिटाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम को हम इनहिबिट करते हैं ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट ना हो पाए और VLDL सिंथेसाइज ना हो पाए। आई होप मैंने जितने भी क्लासिफिकेशंस है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझाया है और इजी है। अगर आप बार बार इसे रिवाइज करोगे तो आप याद रख पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इंसुलिन। आज के लिए इतना ही। अब अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।